सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके DL 4 सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस विषय के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न पत्र का। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों का उद्भव ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये पुस्तक लिखी है डार्विन ने। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं हम 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, हम सभी को पता है। और कूलाम आप सभी को पता है कि आवेश का मात्रक है। इसके बाद आगे आते हैं हम। अचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है? अचुंबकीय पदार्थ में ढूंढना इसमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोना। बाकी ये तीनों क्या है? लौह चुंबकीय है, निकिल, लोहा और कोबाल्ट। और सोना को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डोलोमाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, डोलोमाइट ये अयस्क है मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आवेश का मात्रक पूछा है, तो आप सभी को पता है V बराबर IR के होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पर हमें बस क्या लिखना था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इस तरीके से आपको आंसर में। और एकांक आवेश किसे कहते हैं दोस्तों? तो एकांक आवेश की परिभाषा आपको इस तरीके से लिखनी थी कि एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9.0 गुणे 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। इस तरीके से 9.0 × 10⁹ मीटर के बल से प्रतिकर्षित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो दोस्तों, ओम का नियम मैंने आपको क्लास में भी बताया है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I के, या V बराबर IR। जहां पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि R बराबर V अपॉन I, और जहां पर ये जो अनुपात होता है V अपॉन I का, ये क्या होता है? नियत होता है। तो प्रतिरोध R के साथ विभवांतर V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर IR के। यही पूछा ही है। तो प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध है? आप देखिए, प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध है। यहाँ पर V इक्वल टू IR के, या R बराबर V अपॉन I भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखी होगी या आधुनिक आवर्त सारणी देखी होगी। इस तरीके से ये जो खड़े हुए आप देख रहे हो, ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? इसको हम कहते हैं वर्ग। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम कहते हैं आवर्त। तो हमें लिखना कैसे था? वर्ग सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर खानों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। और जो आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। इनमें कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम खनिज देखेंगे। खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। अब धातु किसे कहते हैं? धातु से आप क्या समझते हैं? तो धातु ऐसे तत्व जिसमें चमक होती है, जो आघातवर्धक होते हैं तथा जिनकी तनन करने की क्षमता अधिक होती है, और जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे कि लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इनको पीटने पर क्या होता है? ये बढ़ते हैं, यानी कि तनन क्षमता इनके अंदर होती है। और ये आघात, यानी कि आघात, चोट पड़ने पर ये क्या होते हैं? फैलते हैं, बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा परीक्षण शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं यानी कि संक्रामक रोगाणुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से एड्स का पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं। बस इतना ही केवल आपको लिखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिर्फ एक लाइन का आंसर। किस अंग को? लीवर को। लीवर या फिर यकृत, आपको कुछ भी लिख देना था, दोनों ही सही है। इस तरीके से इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है।
तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो विभवांतर की परिभाषा आपको इस तरीके से लिखनी थी, किसी चालक के एक सिरे से के प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, एक आवेश से, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक जो धन आवेश चलता है, उसके प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है विभवांतर। तो देखिए, विभवांतर बराबर V इक्वल टू W अपॉन Q। जहां पर देखिए, यहाँ पर जो Q है ये कूलाम यानी कि ये आवेश है, और जो W है यह किया गया कार्य है। तो कार्य बटा जो विभवांतर हो गया वो कार्य बटा आवेश हो गया, यानी कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम चालक के बीच के सिरों का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो विभवांतर बराबर, यहाँ पर देखिए W जो कार्य है इसका मात्रक जूल होता है, आपको पता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो V बराबर, यहाँ पर देखिए जो विभवांतर हो गया वो जूल पर कूलाम के बराबर हो गया, और अगर जो कार्य है वो 1 जूल हो रहा है और जो आवेश है वो 1 कूलाम है, तो V जो है यानी कि जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। किसके? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहते तो ये सब भी कर सकते थे, थोड़ा बहुत और बड़ा लगता देखने में, क्योंकि यहाँ पर ये लघु उत्तरीय में पूछा है, तो ये आपको इस तरीके से विस्तार इसका करना चाहिए था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने किया भी होगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया विभवांतर की परिभाषा। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। धातु निष्कर्षण से आपका क्या आशय है, इसकी प्रमुख विधियों का सफलतापूर्वक वर्णन करिए। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं, और इसी प्रक्रिया में धातु निष्कर्षण भी क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा है। मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो धातु निष्कर्षण की विधियां होती हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से होती हैं। पहले हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, और फिर उसके बाद निस्तापन करते हैं, फिर भर्जन, फिर प्रगलन, फिर धातु का शोधन, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए सभी का विस्तार भी मैंने किया है, अच्छे से क्लास में मैंने पढ़ाया था। और इसका सांद्रण करते हैं, फिर किस तरीके से सांद्रण में कौन कौन सी विधियां होती हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया था, फेन प्लवन विधि, द्रवीकरण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके बाद निच्छालन या रासायनिक पृथक्करण, ये सब मैंने आपको बताया था। निस्तापन, धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त भट्टियां, वात्या भट्टी, मफल भट्टी, ये सबके चित्र के माध्यम से, परावर्तनीय भट्टी, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचालन होता है वे ऊष्मा की सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है या फिर विद्युत का भी प्रवाह होता है। और कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, सूखी लकड़ी, ये सब क्या इसमें ऊष्मा का संचालन नहीं होता है, तो ये कुचालक पदार्थ होते हैं। बस यहाँ पर अंतर ही बताना था हमको, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्राथमिक सेल से आपका क्या अभिप्राय है, शुष्क सेल की रचना तथा सचित्र वर्णन करिए। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, और शुष्क सेल की रचना करनी है और उसका सचित्र वर्णन भी करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्राथमिक सेल आप लोगों को पढ़ाया है। प्राइमरी जो सेल होता है वो देखिए, ऐसे सेल जिनको एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है और पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल में होने वाली क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, जैसे कि शुष्क सेल, लेक्वांसे सेल या वोल्टी सेल, यानी कि प्राथमिक सेल का उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। एक बार खत्म होने के बाद, एक बार इनका चार्ज खत्म होने के बाद इनको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी चित्र मैंने यहाँ पर बनाया था। अब लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं पूछा है, केवल प्राथमिक सेल के बारे में पूछा था, तो प्राथमिक सेल के बारे में आपने लिख लिया होगा। अब चलिए देखते हैं हम कैसे शुष्क सेल की रचना करते हैं। तो शुष्क सेल आप देख सकते हो यहाँ पर, शुष्क सेल यहाँ पर देखिए मैंने बनाया। शुष्क सेल कुछ और नहीं होता, जो टॉर्च में पहले के टॉर्च होते थे जिसमें बैटरियां लगी होती थी, या फिर आज के समय में आप देखो जो आपके घरों में रिमोट होगा, चाहे वो एसी का रिमोट हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, तो उसमें जो लगा हुआ सेल होता है वो शुष्क सेल ही होता है। इस तरीके का बना होता है। यहाँ पर देखिए पीतल की टोपी लगी होती है, प्लास्टिक की सील लगी होती है, वृद्धि के लिए स्थान होता है, जस्ते की परत इसमें लगी होती है, कार्बन की छड़ बीच में लगी होती है, और रासायनिक मिश्रण बना होता है इसमें। तो बस यहाँ पर देखिए सचित्र वर्णन करना था। तो शुष्क सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल में जस्ते का पात्र होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। इसकी संरचना देखने पर इसमें कार्बन की छड़ दिखाई देती है जो कि सेल के मध्य स्थित होती है। इस पर पीतल की टोपी लगी होती है, आपने देखा होगा सेल के ऊपर लगी होती है।
जो कि धन सिरे का काम करती तथा जस्ते का पात्र ऋण का कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस सेल का उपयोग टॉर्च, रेडियो, विद्युत घंटी, दीवार घड़ी, रिमोट यानी कि जो दीवार में हम घड़ियां देखते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुष्क सेल क्या। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सारे क्लासेस को लिया होगा दोस्तों, मास्टर क्लास भी अगर आपने देखा होगा तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी रचना दो घटकों से हुई है, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो यहाँ पर जैविक घटक के बारे में पूछा तो जैविक घटकों में हरे पेड़ पौधे यानी कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं ये आते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता, अपघटक, ये सब किस में आते हैं? ये सब जैविक घटक में आते हैं। तो उपभोक्ता, अपघटक, उत्पाद ये सब किस में आते हैं? जैविक घटकों में आते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम होते हैं जो पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। और अपघटक जो हमारे पृथ्वी की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों किस में आ गए? जैविक घटक में आ गए। अजैविक घटक में कौन कौन आता है? अजैविक घटक में जलवायु आती है, ताप दाब जो भी होता है हमारे आसपास। इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ये सब अजैविक घटक में आते हैं। जितने भी तत्व आप देखते हो ये सब अजैविक घटक में आते हैं। तो सिंपली आपको क्या लिखना था कि जो जैविक घटक होते हैं इसमें सारे जीव जंतु, जैव का मतलब ही वह जीव जंतु, सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया और कवक हैं ये सब आते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें जीवन होता है। जैविक का मतलब ही जीवन, अजैविक जिसमें जीवन नहीं है। तो जिसमें जीवन नहीं है वो तो अजैविक घटक में कौन कौन आएंगे? सारे के सारे रासायनिक पदार्थ तथा मृत पदार्थ इसमें आएंगे। वही मैंने बताया कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या अंतर है? तो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में क्या अंतर है पूछा। तो चलिए देख लेते हैं क्या अंतर होता है। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल प्रत्येक कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी रहती है और केंद्र विहीन होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है और इसमें केंद्र नहीं होता है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है? केंद्र होता है, ये केंद्र युक्त होती है। ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसके बाद देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये हीमोग्लोबिन रंगायुक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग की होती है। लाल रक्त कणिकाएं लाल रंग की होती है किसके कारण होती हैं? हीमोग्लोबिन रंगायुक्त प्रोटीन के कारण। और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इसमें कोई वर्णक नहीं होता है इसलिए रंगहीन होती हैं। इसके बाद देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि ये अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ये कणिकाएं प्लीहा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? प्लीहा में। और रेड ब्लड सेल की कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल 127 दिन का होता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं इनका मात्र 1 से लेकर के 4 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। एड्स का पूरा नाम लिखिए और एड्स के कारणों एवं लक्षणों को लिखिए। दोस्तों सबसे पहले हमें एड्स का पूरा नाम लिखना है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसके कारणों और लक्षणों पर बात करनी है तो ऑलरेडी पूरा नाम आपने लिख लिया। तो जिसके जो मुख्य कारण होते हैं दोस्तों, सबसे पहला यही है कि HIV संक्रमित सिरिंज या सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से दोस्तों ये फैलता है। HIV संक्रमित का अंग प्रत्यारोपण से भी फैलता है। इसके अलावा जो HIV संक्रमित माँ है उससे शिशु को भी फैल सकता है। प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद भी उसको हो सकता है। इसके अलावा HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से भी एड्स फैलता है। अब देखिए इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य लक्षण होते हैं वजन में कमी, 1 माह से अधिक तक ज्वर यानी कि बुखार का रहना, 1 माह से अधिक अवधि तक अतिसार या डायरिया का रहना, मतलब हमेशा व्यक्ति का पेट खराब है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। लगातार खांसी आते रहना, सारे शरीर में खुजली होते रहना, हकलाहट या बोलने में कठिनाई होना, रात में पसीना आना, ये सब भी एड्स के ही लक्षण हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और आपको सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी जो इससे पहले के पेपर हुए हैं, तो आप सारे विषयों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय